नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजन लोगों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ किया है और कल बुराई पर अच्छाई का पर्व विजयदशमी है। पूरी दुनिया इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाती है। लोग रावण को पूरी राक्षस का जो पुतला है उसको दहन करते हैं और पुतला दहन करने के पीछे एक बड़ा संदेश ये होता है कि जब भी समाज में बुराई का अत्याचार बढ़ता है तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार लेते हैं और हर बुराई का अंत करते हैं। युग बदला तो रावण के स्वरूप भी बदलने लगे हैं, लेकिन आज भी कलयुग के रावण जिंदा हैं। हर दिन ये विकराल होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल तो बनता है कि कलयुग के दशानन का आखिर अंत कब होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कलयुग का दरअसल दशानन है कौन, तो हम तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखाते हैं कि दरअसल ये कलयुग के दशानन कौन है जिनके अंत की लोग अभी भी उम्मीद करे बैठे हैं। पहला कलयुग का जो दशानन आप समझें, डर्टी पॉलिटिक्स, धर्मांतरण, किसान आंदोलन, आतंकवाद, लव जिहाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेकाबू जनसंख्या, महंगाई और कोरोना। ये 10 ऐसे अहम विषय हैं जो कि समाज के लिए किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं और इसलिए जब तक इनका अंत नहीं हो सकता है तब तक आप राम राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक सभ्य समाज, एक सुरक्षित समाज, एक ऐसा समाज जिसके अंदर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो 10 अहम मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं, इसका अंत कब होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चाहे डर्टी पॉलिटिक्स की आप बात करें, क्योंकि आजकल राजनीति के अंदर भी आप देख रहे हैं कि तरह तरह की चीज़ों का सम्मिश्रण हो रहा है और वो जो पॉलिटिक्स है वो सीधे तौर पर समाज और सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है। इसलिए इसका अंत कैसे होगा ये समझना ज़रूरी है। धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है, लगातार आप देख रहे हैं कि इस पर हालांकि कार्रवाई ज़रूर हो रही है, लेकिन ये सवाल भी लोगों के जहन में है कि आखिर इसको कैसे आप रोकेंगे। किसान आंदोलन, एक तो दशानन की बात हो रही है, 10 महीने हो चुके हैं, किसान आंदोलन का हल क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आतंकवाद जो कि लगातार एक बड़ी समस्या बना हुआ है, आतंकवाद का सफाया कैसे होगा पूरे विश्व से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आतंकवाद अभी भी एक बड़ी समस्या है। लव जिहाद ये भी अपने आप में एक समस्या, इसका भी निदान कैसे हो। बेरोजगारी ये बहुत बड़ा सवाल है, ये तो लगातार बरकरार है आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक, इसका जवाब किसी के पास नहीं। भ्रष्टाचार ये भी आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक किसी के पास जवाब नहीं। जनसंख्या जो बढ़ रही है इसको लेकर के भी समझना और सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, संसाधन अगर आपके सीमित हों और जनसंख्या बढ़ती जाए तो फिर सभी को वो संसाधन आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब आप देखते हैं कि जो परेशानियां और कठिनाइयां हैं जनसंख्या की वजह से भी बढ़ती हुई आपको नज़र आती हैं। महंगाई हमेशा की तरह बड़ा विषय है और आज भी महंगाई, और आप देख रहे हैं हर चीज़, खाने पीने का सामान महंगा है, पेट्रोल डीजल के दाम आप देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं। कोई एक ऐसी वस्तु जिसको आप याद करें वो सब आपको इस समय महंगा नज़र आएगा। और आखिर महंगाई से निजात कैसे मिले, जनता ये भी जानना चाह रही है और ये भी इसीलिए दशानन की उसी एक सर की तरह है कि आखिर इससे निजात कैसे मिले, इसका जवाब किसी के पास अभी फ़िलहाल नहीं है। कोरोना जो कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 साल से लगभग पूरी दुनिया इसकी वजह से प्रभावित है और कोरोना अभी केस कम ज़रूर हुए हैं लेकिन कोरोना का खतरा टला नहीं है, ये जहन में आपको रखना है। त्यौहार का सीज़न है और उसके बावजूद भी कोरोना का खतरा बरकरार है। लोग लापरवाह और बेपरवाह एक बार फिर से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के चेहरे से मास्क आपको गायब दिखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखेगी नहीं, और ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोग ही इसको लेकर के जिम्मेदार हैं, बल्कि आप देख रहे हैं क्योंकि इस समय हर एक्टिविटीज़ अब पहले की तरह नॉर्मल हो रही है, इसलिए सभी जिम्मेदार भी आपको नज़र आएंगे कि इस गाइडलाइन का पालन करते हुए दिख नहीं रहे हैं। अब सवाल यही है कि ये जो 10 विषय मैंने आपको दिखाए, ये तस्वीरों के जरिए जो 10 विषय आप इस समय देख रहे हैं, ये एक दशानन ही आप इसको समझें और ये अभी भी हमारे समाज के अंदर हैं और इसलिए इससे निजात दिलाने का क्या किसी के पास कोई तरीका है? क्या कोई बता सकता है कि ये जो 10 अहम विषय हैं इसको लेकर के क्या हो रहा है, कैसे इस पर अंकुश लगाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है और जब तक इसका समूल नाश नहीं होगा तब तक आप रावण के पुतले का दहन करते रहें सांकेतिक तौर पर, लेकिन समाज के अंदर जब जब बुराई बढ़ती है उसको समाप्त करने के लिए किसी ना किसी को सामने आना होता है, चाहे वो
राम के रूप में हो या किसी और स्वरूप में, लेकिन अब ये जो 10 समस्याएं इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका निदान कैसे होगा, इसका कैसे निवारण होगा, इसको कैसे खत्म किया जाएगा हमारे समाज के अंदर से, ये सवाल आम जनता के जहन के अंदर है। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, आतंकवाद, कोरोना, महंगाई, डर्टी पॉलिटिक्स, धर्मांतरण, आतंकवाद, लव जिहाद, ये सवाल हैं और इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि इनके जवाब खोजे जाएं और इस पर अंकुश लगाने का कोई प्लान ज़रूर होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे ही सही हम बढ़ते हुए उस दिशा में देखें कि हाँ, हम ये कह सकें कि समय एक ऐसा आएगा जब इन सारे मुद्दों से निजात मिलेगी लोगों को, और लोग बेहतर ज़िंदगी को जी सकेंगे। लोगों के सामने ये जो चुनौतियां हैं दशानन के रूप में खड़ी हैं, इनसे उनको दो चार नहीं होना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि किस तरह से बेरोजगारी, आतंकवाद, किसान आंदोलन, धर्मांतरण, डर्टी पॉलिटिक्स, कोरोना, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर कैसे काम कर रही है सरकार, इसको भी आज हम समझेंगे, चर्चा भी आज हम इस पर करेंगे। क्योंकि ये जो 10 अहम मुद्दे मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसको हम लोग कलयुग का रावण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समस्याएं हैं, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। लेकिन इससे निपटने का प्लान क्या है, ये समझना ज़रूरी है आज। तो कल दशहरा है, लेकिन आज ही हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल तो हम लोग पुतले का दहन करेंगे, लेकिन ये जो कलयुग के रावण हैं, जो अभी भी बरकरार हैं, जिन 10 मुद्दों का मैंने जिक्र किया, तस्वीरों के जरिए मैंने आपको दिखाया, आज इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या इसको समाप्त करने की दिशा में कोई पार्टी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, या इसका समाप्त करने का प्लान किसी के पास है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत उमराव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुमैया राणा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुमैया राणा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। संतोष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संतोष दुबे जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और अजय चंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अजय चंद्र चौबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि कल तो हम लोग रावण के पुतले का दहन करेंगे, सांकेतिक तौर पर चूंकि हर साल होता आया उसको हम लोग दहन करेंगे, ये मानते हुए कि बुराई पर अच्छाई के विजय के तौर पर हम इसको मना रहे हैं। लेकिन अभी जो 10 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वो मुद्दे आज भी लोगों के सामने बरकरार हैं। कलयुग का ये जो दशानन है, इसका अंत कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग सत्ता के अंदर हैं, इसलिए उम्मीद आप लोगों से है कि भाई इनका कोई हल निकालिए, इनका कोई समाधान ढूंढिए। आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा कि कलयुग का ये जो दानव है, कलयुग का ये जो रावण है, इसका अंत कैसे करेंगे। प्रशांत उमराव जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। से प्रदेश के सभी निवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, महानवमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे भी नेता हैं कि कहते हैं कि दीपावली पे रावण जलाया जाता है और महानवमी के दिन रामनवमी की बधाई देते हैं। खैर, वो लोग चुनावी हिंदू हैं, इसलिए उनसे गलतियां हो जाती हैं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन आज जो 10 रावण की आप बात की है, जो 10 समस्याओं की बात की, वास्तव में वो समाज की, देश की गंभीर समस्याएं हैं, चाहे लव जिहाद का मामला हो या अन्य समस्याएं, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। ये चीजें महत्वपूर्ण हैं और सरकारें भी इसके लिए काम कर रही हैं। और धर्मांतरण के मामले में हमने देखा किस तरीके से एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया और अभी भी उस मामले में गिरफ्तारियां हो गई हैं। 2-3 जो एफआईआर उसमें हुई थी, अभी चार्जशीट, कल भी एक मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि हम आजादी के 70 साल बाद इतने अल्पसंख्यकों को अधिकार देने के बावजूद भी, संविधान में 29-30 में अधिकार देने के बावजूद भी, एक तकबा ऐसा है कि जो छल प्रपंच से लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कृत्यों में लिप्त है। और स्वयं को जो मॉडरेट कहने वाले लोग हैं समाज के, जो कहते हैं कि हम लिबरल हैं या मॉडरेट हैं, वो लोग भी इस विषय पर सामने आकर के विरोध नहीं करते हैं। इसलिए ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। और देखिए, समाज, अगर कोई समाज की समस्या होती है, कई बार सामाजिक रूप से ही उसको ठीक किया जा सकता है। सरकारें हर चीज को ठीक नहीं कर सकती है। अगर सरकार नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए प्रशांत जी, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब राम राज्य की परिकल्पना हुई थी तो भगवान राम से सबको उम्मीद इसलिए थी क्योंकि भगवान राम उस समय सत्ता के अंदर थे और वो शासन चला रहे थे। आप शासन चला रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप कैसे राम राज्य लाएंगे, ये भी आप कह रहे थे कि आप तो राम राज्य लाने वाले हैं। बहरहाल,
लेकिन सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? आपने अभी जिन मुद्दों का जिक्र किया उसमें आपने लव जिहाद का भी जिक्र किया, उसमें आपने धर्मांतरण का भी जिक्र किया, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के आपने नहीं बोला, आपने महंगाई को लेकर के नहीं बोला, आपने भ्रष्टाचार को लेकर नहीं बताया कि आपने उस पर अंकुश कैसे लगाया। ये सिलेक्टिव अप्रोच अगर रखेंगे तो फिर कैसे दशानन को मारेंगे? कि आप किसी और का में इंतजार करें कि 4 चीजें आप खत्म करेंगे, 4 वो खत्म करें आकर के? भाई सबको खत्म करना होगा ना, जो 10 चीजें मैंने दिखाई सब पर बताएं आप मुझे कि आपने क्या किया। सारे मुद्दों पर आ रहा हूँ। जहां तक महंगाई का प्रश्न आप करें, देखिए महंगाई के साथ साथ देश की इनकम भी बढ़ी है। अगर पिछले 7 साल के पहले के लोगों की इनकम बढ़े, अब देखिए हर साल 10 साल सरकारी कर्मचारियों को टीए डीए चीजें बढ़ जाती हैं। तो महंगाई अगर बढ़ रही है तो साथ साथ लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। भ्रष्टाचार पे भी सरकार ने काफी काम किया है। बाहर से जो एनजीओ की जो फंडिंग होती थी उस पर काफी हद तक रोक लगाने का काम किया गया है, और उसी भ्रष्टाचार पे रोक लगाने का नतीजा है कि आज कई बार नक्सलवाद में कमी आई है, आतंकवाद के मामले में कमी आई है। लेकिन सरकार ही सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। क्या नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं होती? हर नागरिक जो है अधिकार की तो बात करता है हमारे संविधान में। लेकिन नागरिक महंगाई बढ़ रही है उसमें क्या करेगा, मुझे बताएं। नागरिक महंगाई बढ़ रही है उसमें वो क्या करेगा, मुझे बताएं। देखिए महंगाई नागरिक के पास अगर रोजगार नहीं है तो वो उसमें क्या करेगा? आज उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को सरकारी आवास दिया गया, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं। 40 लाख मतलब एक घर दिया गया, मतलब उससे 5 व्यक्ति जुड़े हैं। यानी कि 2 करोड़ लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम, उनको छत देने का काम योगी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। देश के सभी बीपीएल जो गरीब लोग हैं उनको पिछले साल 9 महीने, इस साल 9 महीने। ठीक है, देखिए प्रशांत जी अब यही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। देखिए अभी आपने कहा कि लोगों की आय बढ़ी, लेकिन आपने ये भी कहा कि आपने 80 करोड़ परिवार को राशन पहुंचाया है। तो अगर आय बढ़ी होती तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होते जिनको आपको राशन पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। बहरहाल मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन सुमैया राणा जी का मैं एक रिएक्शन लेता हूं। सुमैया राणा जी, दशानन तो आज भी है, कलयुग का रावण जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी हैं, लोगों के बीच में हैं, लोग इससे परेशान हो रहे हैं। क्या कोई निपटने का प्लान आपको किसी के पास नजर आता है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, मैं बहुत देर से हमारे जो पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनकी कहानी सुन रही थी और मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी साफ गोई से अपना पल्ला झाड़ लेने की जो हुनर है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही के पास हो सकती है। आप बोल रहे हैं कि आपने सारा कुछ फोकस कर दिया धर्मांतरण पे। मैं अगर धर्मांतरण पे ही बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि ऐसी क्या वजह है कि धर्मांतरण एक मीडियम क्लास या लोअर क्लास या गरीब या एक आम जनता के बीच होता है? ये धर्मांतरण का बीज जो है ये फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों में, नेताओं में क्यों नहीं आया सामने आज तक? ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज ये मैं ये कह रही हूँ कि ये जितनी इन्होंने अभी बताया कि इतने आवास दे दिए गए लोग और हर घर में 5 लोग होते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आपको उनके चेहरों के मुस्कान की फिक्र हो रही है और आपको ये फिक्र नहीं है कि कितने लोग जान से चले गए। आप बोल रहे हैं कि सब कुछ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप रामराज की कल्पना कर रहे थे, आप लोगों को रामराज का ख्वाब दिखा रहे थे। तो अपनी बातों से मुकर जाने का जो हुनर है वो इनके पास बहुत अच्छा है। और जो महंगाई का दर उसकी फिक्र है इनको, जीडीपी की हालत फिक्र है, और कह रहे हैं कि वो बढ़ गया है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं और वेतन बढ़ गए हैं, टीएडीए बढ़ गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ और कितनों की नौकरियां गई हैं उसके बारे में फिक्र है इनको? वो जो नौकरियां चली गई हैं, जो संसाधन बिक रहे हैं देश के, उसके बारे में भी कोई बात करेंगे? वो ना स्वास्थ्य ना रोजगार से इनको कोई वास्ता, ना स्वास्थ्य सेवाएं ये दे पाए। लोगों की जानें चली गई किस तरीके से दोनों टर्म में, कोरोना काल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में। उसके बावजूद भी इन्होंने तमाम तरीके के झूठ बोले। और सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त फर्स्ट कोरोना में लोग दहशत भयभीत घर में दाने दाने को तरस रहे थे, उस वक्त में 15,000 करोड़ का जहाज बन रहा था प्रधानमंत्री जी के लिए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? और फिर एक प्रधानमंत्री टीवी पे आके ये बोलते हैं लोगों से कि 5 किलो आटे की बात करते हैं। जिस प्रधानमंत्री बनने से पहले जिन्होंने ये वादा किया था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में जाएंगे, वो 5 किलो आटे की बात करते हैं और उसके बाद प्रवक्ता बैठ के बताते हैं कि बहुत कुछ हो गया। तो थोड़ा सा गिरबान में झांकना भी सीखिए और अपने बैग में जाके देखिए कि आप किन वादों के साथ आए थे। अजय चंद चौबे जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। कैसे देख रहे हैं कलयुग का ये जो दशानन है, क्या किसी के पास कोई प्लान है? लगता है कि इन 10 चीजों से हम लोग निपट सकते हैं क्योंकि जरूरी है कि समाज से भाई ये बाहर जाए? अजय चंद्र चौबे जी। देखिए, सर्वप्रथम तो कल दशहरा का पर्व है, असत्य पे सत्य की विजय का पर्व है और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से समस्त देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। और
भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज उजागर हो गया है। लखीमपुर खीरी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोहराया है और जनता से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया था बेरोजगारी पे, महंगाई पे, 2013-14 में श्रम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बेरोजगारी दर 4.9% मात्र था। यही 2017-18 में श्रम मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी दर अपने 45 वर्ष के सबसे उच्च स्तर 6.10% पे पहुंच गया और 13 अक्टूबर 2021 अर्थात कल तक श्रम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर 7.2% पे पहुंच चुका है। तो इतना बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कि झूठ बोलने में माहिर हैं। बेरोजगारी से नौजवान परेशान है और ये कहते हैं कि राम राज्य है। महंगाई से जनता परेशान है। आज गैस सिलेंडर के दाम 1030 रुपया हो गया है। पेट्रोल ने शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। डीजल शतक लगाने ही वाला है। सरसों का तेल ने दोहरा शतक लगा लिया है महंगाई में। सोयाबीन का दाम दोहरे शतक की तरफ पहुंच रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ पे झूठ बोलने का शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं। कम से कम विजयादशमी का त्यौहार है कल, आज तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, स्वीकार कर लेना चाहिए। देश की जनता को ये कितना गुमराह कर सकते हैं, गुमराह पे गुमराह करते जा रहे हैं। और आज इस देश की दुर्दशा एक 2 लाइन की पंक्तियों के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। मर गई जनता, रो रहे व्यापारी, बिक रहा देश, हट रहे कर्मचारी, युवा परेशान, नहीं है रोजगार, झूठ की बुनियाद पे चल रही है भाजपा सरकार। अब फिर भी है कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज अपराध के आंकड़े देश में सर्वाधिक हैं, महिला उत्पीड़न सर्वाधिक है। एक तरफ इनके मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ हाथरस की बेटी की चिता जल रही थी रात को 12 बजे, जबकि हिंदू धर्म और शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त होने के बाद किसी को अग्नि नहीं दी जाती है। लखीमपुर खीरी में एक महिला का चीरहरण किया जा रहा था, तो इसको इनका रावण राज न कहा जाए तो क्या कहा जाए। आज भारतीय जनता पार्टी अब आपने रावण राज से तुलना कर दी, ठीक है। प्रशांत तुमराव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं संतोष दुबे जी का भी रुख कर लेता हूँ। संतोष दुबे जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से आपने अभी ये सारे मुद्दे, जो 10 मुद्दे आपने गिनाए, उन मुद्दों की बात करें तो आज सबसे बड़े जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान आंदोलन है। हर तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता यूं कहें तो हर तरफ पीड़ित है, परेशान है, लाचार। उसका कारण सिर्फ यह है कि जब माननीय मोदी जी 2014 में जब आए थे तो उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो इस तरीके के जो नारे देके आए थे उसमें हमें लगता है पेट्रोल 72 रुपए में था, आज वो सैकड़ा पार कर गया। तो इन सब चीजों को लेकर, जिस नारे को लेकर, जिस उम्मीद को लेकर ये पूरे देश की जनता के बीच में आए थे, उस उम्मीद को देश की जनता ने इनके चेहरे पे देखा कि भाई ये पूरा कर सकते हैं, एक अच्छी सरकार दे सकते हैं, अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं इस देश को। सबने भरपूर इनको वोट किया। लेकिन जब वोट मिलने के बाद इन्होंने किया क्या? हर कंपनी के बीपीएल बेच दे रहे, जो है कोयला बेचने जा रहा है। अभी इन्होंने देखिए कोयले की बात की, इसको बेचने की बात की, LIC बेचा इन्होंने। हर चीज बेचने की स्थिति में चली जा रही है। एयर इंडिया बेच दिया। जिस एयर इंडिया को कांग्रेस में जो है टाटा ने बनाया था, उसको एयर इंडिया का नाम देके कांग्रेस ने खरीदा, आज उसी एयर इंडिया को फिर इन्होंने टाटा को दे। तो इन्होंने तो बेचने का काम किया, इस देश को बेचने का। अच्छा, मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, मंच से आप लोगों को भी याद होगा कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो आज वो झोला उठा के जाने की स्थिति में आ गए हैं और पूरे देश को उन्होंने झोला पकड़ा दिया है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इन लोगों के पास कोई प्लान नहीं। जब इनसे बात करिए, अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के आपने मुद्दे गिनाए और उन्होंने कहा धर्मांतरण हो रहा है। जब इनसे आप बात करोगे विकास की, जब बात करोगे बेरोजगारी की, जब बात करोगे आप भ्रष्टाचार की, जब बात करोगे किसानों की, तो ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, ये बात करेंगे मंदिर और मस्जिद की, ये बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। तो इनकी नीयत
नहीं है। इनको काम नहीं करना है, इनको खाली भारत पाकिस्तान करके, हिंदू मुसलमान करके इस देश में राज करने का काम करना है। इनको विकास से दो लोग मिलकर, आप यूं कहें कि दो लोग नेता और दो जो है उद्योगपति, ये दोनों मिलकर इस देश को खोखला काम कर रहे हैं। एक बड़े जो है उद्योगपतियों का कब्जा होने जा रहा है, जिससे देश। चलिए संतोष जी, कुछ ऑडियो का डिस्टर्बेंस है, मैं आपको रोकूंगा, आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही है। तब तक मैं जितेंद्र भारती जी का रुख कर लेता हूं, प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जितेंद्र जी, चूंकि आज हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कल तो हम लोग रावण के पुतले का दहन करेंगे, कल दशहरा मनाएंगे, लेकिन कलयुग का जो रावण है वो अभी भी बरकरार है। 10 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसका हल अभी किसी के पास नजर नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, कोरोना, धर्मांतरण, लव जिहाद, ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जो हमारे समाज के अंदर अभी भी हैं। क्या कोई प्लान आपके पास नजर आता है, या क्या प्लान आपको लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है कि इस कलयुग के दशानन से कैसे निपटा जाए? आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो राम मंदिर की बात करती थी, और हमने जो वादे किए थे, जो हमने मैनिफेस्टो में बात की थी, और जो हमारा पार्टी का सिद्धांत था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। और जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं, हॉस्पिटल बना देना चाहिए, उनके लिए हम राजा दशरथ जी के नाम पर अस्पताल बनाने का भी काम कर रहे हैं। अस्पताल में 36 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में बन रहे हैं। उसके पहले 17 के पहले 12 मेडिकल कॉलेज होते थे, 36 मेडिकल कॉलेज और नए बनाने का काम हो रहा है। राम मंदिर बन गया, मुबारक हो, लेकिन अब उसके आगे की बात करिए ना। कैसे आप स्वास्थ्य सेवाओं को सही करते, कैसे बेरोजगारी पर लगाम नौकरियां देंगे, कैसे महंगाई को रोकेंगे, कैसे आत्महत्याएं हो रही हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में जा रही है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग, उनको कैसे आप वो मॉरल सपोर्ट देंगे। सरकार आई थी, रामराज की कोई झलक तो दिखाइए। मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो। अब इसको आप इस पर जवाबदेही दीजिए। जब आपसे बात करेंगे आप धर्मांतरण शुरू कर देंगे, जब आपसे फिर बेरोजगारी की बात की जाएगी आप राम मंदिर बनाने लगेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आप और कोई मुद्दा ले आएंगे जिसमें सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात करेंगे, जो हिंदू मुसलमान। अरे पूरे प्रदेश की, देश की जनता की बात करिए। ये हिंदुस्तान सबका है, सब मिलकर के यहाँ रहते हैं, और अगर तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो कोई एक जाति या धर्म का आदमी उससे नहीं सफर करेगा। एक प्रत्येक व्यक्ति इस देश का उसको सफर करेगा। चलिए प्रशांत उमराव जी इसका जवाब दें, उसके बाद मैं जितेंद्र भारती जी के पास जाऊंगा। प्रशांत उमराव जी पहले जवाब दें। प्रशांत उमराव जी, पूरे देश की मामला है, ये देश और प्रशांत प्रदेश की उमराव बात जी। करिए यहाँ पे। पहले समस्या तो है भाई, महंगाई, बेरोजगारी, ये समस्या तो है। इसका कोई जवाब, कोई निदान आपके पास है? कैसे दिलाएंगे भाई? 100 रुपए पार हो गया, पेट्रोल डीजल हर चीज महंगी हो रही। कोविड के समय में उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक कोविड मैनेजमेंट किया गया। आज 100 से कम एक्टिव केसेज है, जबकि 3.5 करोड़ की जनसंख्या वाले केरल जैसे राज्य में अभी कुछ समय पहले तक हाहाकार मचा रहा। 15 से 20 हजार केस प्रतिदिन आ रहे थे। अपराध की बात है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। थानों में राजस्थान में महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। जो महिला रेप पीड़िता महिला थाने में शिकायत करने जाती है, डीसीपी उसके साथ रेप करता है। अब एक वहां के एक दरोगा ने एक महिला के साथ के घर में घुस करके रेप किया। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, माफियाओं को जेल में डाला गया है, और 150 से अधिक ऐसे माफिया थे जो अपराधी थे जिनका इनकाउंटर किया गया, और उसमें से अधिकतर समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। इससे सपा से जुड़े हुए लोगों को पीड़ा हो रही है। और ये लोग जब कोविड के काल में अपने व्हाइट हाउस में बैठे थे, कोविड के काल में 3 महीने तक निकले नहीं। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर रह करके अपनी जान हथेली पर लेकर के काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री भी जमीन बना करके काम कर रहे थे। लेकिन बड़े बड़े अपराधियों की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसे लोगों के बारे में भी बात किया करिए। और कभी कभी आप प्रदेश के मुखिया जिनके बारे में आप बैठ के यहाँ बता रहे हैं कि ये अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है, तो ये जो कमान है इस वक्त उत्तर प्रदेश की जिनके हाथ में, उनके ऊपर भी बहुत मुकदमे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कोई पद पा जाता है, जब इख्तिदार में आ जाता है, तो वो अपने सारे मुकदमे वापस ले लेता है। ये मत बताइए आपके यहाँ अपराधियों, यहाँ पर धोखे से गाड़ियां भी पलटाई जाती हैं। तो किसी पहले आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं जेल भेजा? आपकी सरकार थी, क्या किसी कोर्ट ने जेल भेजा? किसी कोर्ट ने क्या दोषी ठहराया आपको भी? चलिए मैं कोशिश करता हूँ जितेंद्र भारती जी। जितेंद्र भारती जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप जैसे लोगों के भी पोस्टर लगाए गए थे, मुझे याद है। सीए के नाम पे आपने ये सब भड़काई, आपको भी रिक्शे में लाद के ले जाया गया था। अगर कोई दोषी है, कोर्ट से दोषी ठहरा थी, जो लोग जेल में, उनको कोर्ट ने जेल में भेजा है। कोर्ट ने जेल में भेजा है जिसको भेजेगा। गलत जानकारी मत दीजिए, इसीलिए कहा है पढ़ लिख के आया करिए। मैं 1 घंटे को भी जेल नहीं गई हूँ कभी। आप अपनी थोड़ी सी जानकारी बढ़ा लीजिए प्लीज। ना मेरा पोस्टर चिपकाया गया है, ना मैं कभी जेल गई हूँ।
थोड़ी जानकारी बढ़ा के आया करिए। जब आप लोग आपका पोस्टर बौखला नहीं चिपकाए जाते गए, जिनका आप समर्थन करे थे उनके पोस्टर चिपकाए गए, जिनका आप समर्थन कर रहे थे उनके पोस्टर चिपकाए गए। पढ़ाई लिखाई का ठेका चलिए उतारा जितेंद्र आपने भारती दिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जितेंद्र भारती जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जितेंद्र भारती जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जितेंद्र भारती जी, चलिए जितेंद्र भारती जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय चंद्र चौबे जी, मैं आपके पास ही आता हूं, क्योंकि कुछ बातें यहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी कह रहे थे कि आप अगर यहां पर ये बैठ करके बता रहे हैं तो आपको अपने प्रदेशों का हाल भी दिखाना चाहिए। कह रहे हैं कि आप जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं वो आपके प्रदेश में भी नहीं आया जहां पर आप सरकार चला रहे हैं। यहां पर चूंकि अब आप लोग विपक्ष में, इसलिए आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं। जवाब दीजिए अजय जी। किसान आंदोलन जो है भारतीय जनता पार्टी के काले कानून के कारण आज पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंदसौर में किसानों पे गोलियां चलाई, या तो अंग्रेज चलाते थे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलवाया। लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री किसानों को धमकाते हैं, उनके बेटे किसानों पे गाड़ी चढ़ा के हत्या करते हैं, और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसान गन्ना न बोए और भड़काते हैं, मतलब शुगर हो जाएगा। इनके एक मुख्यमंत्री धमकाते हैं किसानों को कि अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि मार के आओ लाठी से, हम जो होगा देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पूरे देश में अराजकता चाहते हैं, ये तालिबान के रास्ते पे चल रहे हैं, ये पाकिस्तानियों का अनुकरण कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बैठ के बिरयानी खाते हैं, जैसे एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, उसी तरह ये देश को पाकिस्तान के हाथों बेचना चाहते हैं, चीन के हाथों कब्जा कराना चाहते हैं। ये उसकी बात नहीं करेंगे। रह गई बात कोरोना की बात, जो ये अपने विकास का मॉडल कर रहे थे, गोरखपुर में इनके मुख्यमंत्री जी सफाई महोत्सव की तरह गोरखपुर महोत्सव मना रहे थे, और वहीं सैकड़ों बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, सैकड़ों माताओं की गोदें सुनी हो गई, पूरे देश में हाहाकार मच गया। और या तो रावण हंसता था मौतों पे, बच्चों के, संतों पे, या तो इनके पार्टी के मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे। इसी प्रकार किसानों की हत्याओं पे जहां पूरा देश आज मर्माहत है, करुण क्रंदन कर रहा था, इनके प्रधानमंत्री जी लखनऊ आते हैं अमृत महोत्सव मनाने, और इंदिरा प्रतिष्ठान में खड़े होकर कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अरे आप इंदिरा प्रतिष्ठान में अगर आपके प्रधानमंत्री जी नहीं खड़े होते तो ये सड़क के नीचे आसमान में उन्हें बताना पड़ता, एक भी निर्माण ऐसा किया क्या? भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री ये कहते हुए कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अंत में 1954 में नेहरू जी द्वारा स्थापित उसी एम्स में भर्ती होके भगवान को जवाब देने चले गए कि इस देश को हमने झूठ बोला, गुमराह किया, और देश को हमने एक काले अंधेरे की तरफ अजय चंद्र चौबे दे दिया। ये तो आरोप हो गया, ये तो आरोप हो गया। मैं तो समझ रहा था कि कांग्रेस भी ये बता देगी कि भाई वो कोई एक एग्जाम्पल तो सेट कर देते ना, क्योंकि आपकी तो प्रदेशों के अंदर सरकार है। आप बताते कि हाँ भाई देखिए राजस्थान में हमने ये किया, वहां पर हमने कोशिश ये की कि हमने इस तरीके से कम किया, वो नहीं किया आपने छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम्पल नहीं दिया, आपने पंजाब का एग्जाम्पल भी नहीं दिया। एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है ना, सिर्फ आरोप लगाएंगे वहां बैठकर ये आरोप लगाएंगे जहां ये विपक्ष में, जहां ये विपक्ष में है वहां पर ये आप पर आरोप लगा देंगे, जहां पर आप विपक्ष में वहां पर आप इनके ऊपर आरोप लगा देंगे। लेकिन जो 10 मुद्दे मैंने गिनाए हैं उसका कोई फुल प्रूफ प्लान है क्या आपके पास? वो नहीं आप बताएंगे। पंजाब में किसानों को सबसे ज्यादा गन्ना का मूल्य मिल रहा है 365। हरियाणा में ज्यादा है, हरियाणा में उससे ज्यादा है, हरियाणा में उससे ज्यादा है। अजय चंद्र चौबे जी जानकारी बढ़ा लीजिए, जानकारी बढ़ा लीजिए, हरियाणा में उससे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपया दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं दे रही हो तो बता दे। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वो यही कंपेयर करने के लिए आएंगे, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट है उनको बताना शुरू कर देंगे। अपने चंद उद्योगपतियों, अब आपने महिला सुरक्षा की बात की, महिलाओं पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक अपराध एनसीआरबी का डाटा कहता है कि राजस्थान में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के साथ राजस्थान में हो रहे हैं, और आप यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस रहे हैं। भुखमरी बढ़ गई, आप कह रहे हैं कि गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। आप तो गरीबी हटाओ का नारा, आप तो गरीबी हटाओ का नारा तब से दे रहे हैं जब आप सत्ता में, गरीबी आप नहीं हटा पाए, सत्ता से जरूर हट गए। सुमैया राणा जी,
कोई प्लान है क्या? समाजवादी पार्टी अरे कैसे दूर हमने एक करेगी? चाय वाले को प्रधानमंत्री ठीक है। बनने का अवसर दिया। नहीं नहीं, हमने एक अवसर चाय आपने वाले तो को दिया, प्रधानमंत्री आपने बनने का अवसर तो अवसर दिया, लेकिन क्या देश के लेकिन अंदर से गरीबी चाय आपने वाले मिटा ने दी? PhD, आपने गरीबी ने मिटा दी क्या? हर बार तो हर चुनाव में तो ये नारा दिया ना कांग्रेस ने, भाई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटा पाए क्या? नहीं हटा पाए। सुमैया राणा जी, नहीं, ये एयरपोर्ट जो जनता को हमने दिया था, ये अपने उद्योगपति को एयरपोर्ट दे देने से गरीबी नहीं हट जाती। अजय चंद्र चौबे जी, एयरपोर्ट आप भी देंगे, कहेंगे 10 एयरपोर्ट हमने भी दे दिए। रोजगार मिला था, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, गरीबी नहीं हटा पाए। मेरा सवाल बेसिक है, मेरा सवाल बेसिक है। मैं ये कहां कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपने सर्वाधिक समय शासन किया तो आपको करना है भाई, जनता इसीलिए चुनती है आपको, और इसीलिए कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक चुना जनता ने, क्योंकि आप उनकी उम्मीदों पर कुछ तो खरा उतर रहे होंगे। लेकिन हाँ, जब आप नहीं कर पाए तब फिर जनता ने आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया। इसलिए ये मत कहिए, इसलिए ये मत कहिए कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, या ये आपको ना कहें कि आपने कुछ नहीं किया। सुमैया राणा जी, सुमैया राणा जी, ठीक है, मैं प्लान पूछ रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि कैसे करेंगे भाई, ये बताइए ना, कैसे करेंगे? कोई प्लान है क्या कि सभी को रोजगार मिल जाए, गरीबी कम हो जाए, महंगाई से निजात मिल जाए? कोई प्लान है क्या? प्लान पूछ रहा हूं मैं। सुमैया राणा जी, ठीक है। अजय चंद्र चौबे जी, बहुत समय दे दिया मैंने आपको, अब सुमैया राणा जी को बोलने दें। ठीक है अजय चंद्र चौबे जी, शांत हो जाए। सुमैया राणा जी, समाजवादी पार्टी कैसे दूर कर सकती इन चीजों को? देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2012 में जब हमारी सरकार थी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने, उनका जो विजन है वो बहुत बड़ा है, उस वक्त भी था और आज भी। लैपटॉप वितरण एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिससे कितने लाभ हुए लोगों को, जो आज भी उससे लाभान्वित लोग बड़ी बड़ी बहुत सी फर्मों में नौकरियां पा गए। जो कभी लैपटॉप खरीदने की सोच नहीं सकते थे, उस वर्ग को लैपटॉप दिया गया, और उससे जाहिर सी बात है, आप समझ सकते होंगे कि किस तरह लैपटॉप की या एंड्रॉइड की क्या कीमत है इस वक्त, बहुत ज्यादा जरूरत। तो हमने जितनी चीजें दी थी, चाहे वो किसान विकास पत्र हो, चाहे किसानों की बात कर लें, चाहे बेटियों की बात कर लें, कन्या विद्या धन की आप बात कर लीजिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, 1090 की बात कर लें, और तमाम ऐसी योजनाएं थी जो, और बाकी ये बात है, समाजवादी पार्टी का ये वादा है कि जो चीजें 2017 में नई सरकार बनने पर हमारे वादे अधूरे रह गए थे, हमारे काम अधूरे रह गए थे, और बहुत सी ऐसी चीजें जो अब हालात बदलने के बाद जरूरत में आ गई हैं, उन सारी चीजों पर गहन चिंता के साथ हम मैदान में उतरेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में वो सब कुछ होगा जो आम जनता के साथ जुड़ा होगा, और ऐसा नहीं है कि लफाजी करेंगे कि राम राज होगा, वो सब कुछ होगा और करके दिखाया जाएगा। और उसकी एक झलक, चाहे मेट्रो ट्रेन की बात कर लीजिए आप, चाहे कन्या विद्याधन की बात कर लीजिए, चाहे लैपटॉप वितरण की बात कर लीजिए, चाहे किसान विकास पत्र की बात कर लीजिए, और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए, अल्पसंख्यकों की बात कर लीजिए, हर वर्ग पर समाजवादी पार्टी हमेशा खरी उतरी है। और आइंदा आने वाली सरकार 2022 में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजन ऐसा है, उसको देश और दुनिया देखेगी कि ऐसा मुख्यमंत्री बहुत मुश्किलों से मिलता है। संतोष तो दुबे ये अब आने वाले वक्त में, अभी तो जो कुछ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अभी तो उस पर जो रफू होगा वो एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल तितर बितर कर दिया है। ठीक है, संतोष दुबे जी, आपके पास क्या है प्लान? देखिए, जिस तरीके से हम इन तीनों मित्रों की बात हम सुन रहे हैं, अगर ये लोग 70 सालों में जिस तरीके से सरकार इन लोगों के पास रही, और अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता, तो आज ये स्थिति देश की ना हो। आज बातें तो बड़ी बड़ी ये लोग कर रहे हैं टेलीविजन चैनल पे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से पढ़ाई की एक व्यवस्था सुधारी है, जिस तरीके से वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारी है, जिस तरीके से वहाँ सड़कों की व्यवस्था सुधारी है, जिस तरीके से हमने बिजली की व्यवस्था सुधारी है, इस तरीके से करके हमने कम से कम 15 से 20 हजार जो है लोगों को राहत दिया है। वहाँ हर दिल्ली में रहने वाले आदमी को बिजली फ्री हमने की, पढ़ाई फ्री की, शिक्षा फ्री की, उसके बाद स्वास्थ्य फ्री किया, सड़कें जो है अच्छी बनाई, अच्छे स्कूल हमने दिए। तो इन सब चीजों को जब तक नहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा, जब तक इन मुद्दों पे बात नहीं किया जाएगा, विकास की बात नहीं की जाएगी, और जब तक हम जाति और धर्म में उलझे रहेंगे, तो निश्चित ही हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा जो है उन्हीं मुद्दों में उलझ कर आ जाना पड़ेगा, कभी धर्म में, कभी जात में, कभी भारत और पाकिस्तान में। तो इन चीजों को हमको किनारे करके सिर्फ हमको विकास की बात करनी होगी, और विकास ऐसा हो, हमारे स्कूल ऐसे हो, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हो,
हमारी जो है सड़कें ऐसी हो, हमारी बिजली की व्यवस्था ऐसी हो कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, सबको समान सुविधा मिले। हर लड़का, चाहे वो रिक्शे वाले का लड़का हो, चाहे अरबपति का लड़का हो, उसको वो पढ़ाई की अच्छा स्तर मिले, अच्छा व्यवस्था मिले, जिससे वो भी आगे बढ़ सके। तब जाके इस देश का विकास होगा, इस प्रदेश का विकास होगा। लेकिन इन लोगों को इससे मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कि हम चुनाव कैसे जीते। भाई हम तो कहते हैं कि हमारा कोई जातीय आधार नहीं है और ना हमारा कोई जातीय वोट है, हमारा विकास का वोट है। और उसी विकास के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं कि विकास की बात करें। 300 यूनिट फ्री करने की बात की, आज ये सारे लोग फ्री कर रहे हैं कि भाई हम भी फ्री करेंगे। अभी तक तो नहीं किया था भाई, आपके सभी लोगों के पास सरकारें थी, आप चाहते तो गरीबों को, किसानों को बिजली फ्री दे सकते थे, नहीं दिया आपने। तो सबसे बड़ी चाल की तब तक इस देश की जनता ऐसे ही लाचार व्यवस्था में जीती रहेगी, भ्रष्टाचार होता रहेगा, लोग मारे जाते रहेंगे। आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारो और मुआवजा दो, ये रणनीति चल रही है। किसी की हत्या हो जाए, उसके घर जाके मुआवजा दो और बड़े बड़े पोस्टर लगा दो कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया तो आपको 20 लाख रुपए मुआवजा दे दिया, आपको नौकरी दे दी। तो इस तरीके की राजनीति करने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बात हो तो सिर्फ विकास पे हो, और बात अगर कोई राजनेता करे तो सिर्फ विकास की करे। प्रशांत उमराव जी, विकास के अलावा सारी बातें करते हैं आप लोग भाई, ये इसीलिए 10 मुद्दे अभी भी बरकरार हैं। कोई पार्टी आपके पास भी क्या कोई प्लान है? क्योंकि कहते तो हैं राम राज्य, लेकिन वो दिखता तो नहीं। प्रशांत उमराव जी, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, और हम विकास सभी का करते हैं, तुष्टिकरण किसी का नहीं करते हैं। नहीं, हम विकास के पथ पर ही काम विकास नहीं, सबका साथ और सबका विनाश। आप सबका विनाश करने की बात करते हैं। आपने तो सबको झोला पकड़ा दिया, आपने सबको दिल्ली झोला में पकड़ा दिया, ये सबको झोला पकड़ा दिया आपने। आप उत्तर प्रदेश के स्कूल देख लो, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लो उत्तर प्रदेश की, बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए, क्या व्यवस्था है भाई। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हो, जब बात होगी तो मंदिर की बात करो। मंदिर क्या आपने बनवा दिया? वो तो कोर्ट के आदेश से बना, पूरे देश की जनता जानती है। आपने तो मंदिर के नाम पे चंदा खाया, आपके लोगों ने चंदा चोरी किया आप लोगों ने। वहां जमीनें जो है, जो 10 लाख की 5 लाख ठीक है, की चलिए थी, उसको प्रशांत उमराव जी, ठीक है, चलिए प्रशांत उमराव जी को सुन लेते हैं। ठीक है, प्रशांत उमराव जी, देखिए आम आदमी पार्टी के मित्र बड़े बड़े आंकड़े पेश कर रहे हैं। पिछले 6 साल की इनकी सरकार में इन्होंने स्वयं आरटीआई से बताया, सरकारी आंकड़े, ना तो इन्होंने कोई स्कूल का एक कमरा बनाया है, ना कोई एक अस्पताल बनाया है, ना ही एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी है। और उत्तर प्रदेश में 8-22 से 24 घंटे बिजली रह रही है। हमने वो भी साल देखा है कि 8 से 10 घंटे बिजली रहती थी, कभी 4 घंटे 6 घंटे रहती थी, कभी रात में आती थी, कभी दिन में आती थी, और बिजली जब आती थी खबर होती थी। अभी उत्तर प्रदेश में जब बिजली जाती है तब खबर होती है। तो वो काल भी हमने देखा है। और ये लोग जो थे कि सबसे पहले राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग थे, हमने राम मंदिर का समर्थन किया, और आज हमारी विचारधारा थी उसको हम उस पर हम अडिग हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, अस्पताल भी बनवा रहे हैं। चंदा चोरी भी किया आपने, ये नहीं बता रहे आप। ये जो भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये सब आम आदमी पार्टी के इनके कितने जो आम आदमी पार्टी के विधायक अपराधों में, और सब दंगा कराना, भ्रष्टाचार कराना, 4-5 साल की सरकार में एक भी नहीं दंगा हुआ है, एक भी दंगा नहीं हुआ। चलिए अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं चर्चा भी यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये जो 10 मुद्दे मैंने आपको दिखाए हैं, ये वाकई में कलयुग के दशानन है, और इनका अंत कैसे करेंगी ये पार्टियां, क्योंकि इनके पास ही सत्ता रहती है, इसलिए उम्मीद इनसे है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना है।